दोस्तों, जरा कल्पना करो, तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं बिना किसी किताब वाले टोन के बिल्कुल दिल से तुम्हें एक गांव की कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है, ना किसी अमीर घराने की, बल्कि उस मिट्टी की है जहां लोगों की सांसों में दर्द बसता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, मेरीगंज। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले लोग खेतों की तरफ चल देते हैं, हाथ में उम्मीद नहीं, सिर्फ मजबूरी लेकर। मेरीगंज में घर मिट्टी के बने हैं, रास्ते कच्चे हैं और लोगों की आंखों में अजीब सी थकान है। यहाँ कोई सपने नहीं देखता, क्योंकि पेट खाली हो तो सपना बोझ लगने लगता है। इसी गांव में एक दिन एक पढ़ा लिखा लड़का आता है, डॉक्टर प्रशांत। शहर में पढ़ा, किताबों में दुनिया देखी, लेकिन गांव की हकीकत उसने पहली बार अपनी आंखों से देखी। उसकी चाल में हिचक, आंखों में सवाल और मन में डर होता है कि पता नहीं वो यहाँ टिक भी पाएगा या नहीं। गांव वाले उसे ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हों कि ये बाबू कुछ दिन रहेगा, अपनी ड्यूटी करेगा और फिर शहर भाग जाएगा। उन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई लोगों को आते जाते देखा है। प्रशांत भी अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा होता है। उसे लगने लगता है कि किताबों में पड़ी हुई बीमारियां और यहाँ की बीमारियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है, यहाँ बीमारी है भूख, डर, अंधविश्वास और बेबस जिंदगी। एक दिन एक औरत अपने गोद में बच्चे को उठाए उसके पास आती है। बच्चे का बदन जल रहा होता है, बुखार से कांप रहा होता है और माँ की आंखों में आंसू नहीं होते, सिर्फ खालीपन होता है। वो औरत बहुत धीरे से कहती है, बाबू, बचा लो। उस पल प्रशांत के अंदर कुछ टूटता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वो यहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आया, बल्कि किसी की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि यह गांव सिर्फ गरीब नहीं है, बल्कि सिस्टम का मारा हुआ है। हर चेहरा कुछ कहता है, हर चुप्पी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। और यहीं से यह कहानी सच में शुरू होती है, जहां एक डॉक्टर और एक गांव की जिंदगी आपस में टकराने लगती है। दोस्तों, अब कहानी थोड़ा और अंदर तक जाने लगती है। डॉक्टर प्रशांत अब सिर्फ एक बाहर से आया हुआ आदमी नहीं रह जाता। वो धीरे धीरे गांव की सांसों को महसूस करने लगता है। सुबह जब आंख खुलती है तो उसे सिर्फ पक्षियों की आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि लोगों की खांसी, बूढ़ों की कराह और बच्चों की कमजोर सी हंसी सुनाई देती है। ये सब चीजें उसे अंदर तक हिला देती हैं, मगर वो बाहर से चुप रहने की कोशिश करता है। अब गांव में एक और ऐसा इंसान है जो सब कुछ देख रहा होता है। गांव का बावनदास पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अनुभव का पहाड़ है। लोगों की चाल ढाल, नेताओं की सच्चाई, सिस्टम की गंदगी, सब कुछ जैसे उसकी आंखों ने चुपचाप पी लिया है। वो कभी खुलकर नहीं बोलता, मगर उसकी खामोशी में भी सवाल छुपे रहते हैं। धीरे धीरे प्रशांत और गांव वालों के बीच बातचीत शुरू होती है। पहले लोग दूर से देखते थे, अब धीरे से बोलने लगते हैं। कोई कहता है, शहर में डॉक्टर लोग कैसे होते हैं बाबू। कोई पूछता है, बीमारी सच में दवाई से ठीक होती है क्या। और कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं जैसे उन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं होता, हम तो गरीब हैं बाबू, हमारा इलाज भी होता है क्या। इन सवालों को सुनकर प्रशांत को अंदर कुछ चुभने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसने किताबों में जो दुनिया देखी थी, वो इस दुनिया के बहुत छोटे हिस्से की कहानी थी। असली दुनिया तो यही है, जहां लोग धीरे धीरे जीते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। एक दिन पंचायत के कुछ बड़े लोग आते हैं, चमचमाते कपड़े, बड़ी बड़ी बातें और खोखले वादे। वो प्रशांत से ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई सरकारी सामान हो। बोलते हैं, आप यहां रहिए, अच्छा काम कीजिए, हमें बदनामी नहीं होनी चाहिए। उनके शब्दों में गांव का दर्द नहीं होता, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता होती है। और दूसरी तरफ खेतों में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा खांसता रहता है। खांसते खांसते उसके हाथ कांप जाते हैं, छाती दर्द से भर जाती है, लेकिन वो फिर भी हल पकड़ लेता है, क्योंकि उसके लिए आराम कोई विकल्प नहीं है, उसकी मजबूरी है। धीरे धीरे प्रशांत के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगती है। वो सोचने लगता है, मैं इन सब के लिए क्या कर सकता हूँ। अकेला हूं, साधन नहीं है, दवाई नहीं है, ऊपर से सिस्टम का झूठा खेल। कई रातें ऐसी गुजरती हैं जब वो जागता रहता है और छत को देखता रहता है। और तभी कहानी में एक और चेहरा उतरता है, कमला। सीधी सादी गांव की लड़की, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस होता है। वो बाकी औरतों जैसी नहीं है, जो सिर्फ चूल्हा और खेत तक सिमट जाती हैं। वो सवाल पूछती है,
सोचती है और समझती भी है। वो पहली बार प्रशांत से बिना डर के बात करती है, जैसे उसे लगता हो कि ये आदमी कुछ अलग है। उन दोनों की बातें शुरुआत में बहुत सामान्य होती हैं। मौसम, खेत, गांव। मगर धीरे धीरे बातों में एक गहराई आने लगती है। कोई फिल्मी प्यार नहीं, कोई बड़े डायलॉग नहीं, बस एक सुकून सा एहसास कि कोई है जो समझ सकता है। और यहीं से दोस्तों, कहानी धीरे धीरे सिर्फ गांव की नहीं रहती, वो मन के अंदर चलने वाली उथल पुथल की कहानी बनने लगती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि प्रशांत गांव में टिक पाएगा या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि वो खुद को इस सच्चाई से बचा पाएगा या नहीं। दोस्तों, अब कहानी थोड़ा और अंदर तक उतर जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मिट्टी में पैर धंसते जाते हैं। प्रशांत को अब साफ दिखने लगता है कि गांव की सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है, लोगों की सोच डर से जकड़ी हुई है। यहाँ लोग बीमारी से कम, गरीबी से ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बीमार पड़ गए तो खेत कौन जाएगा, चूल्हा कौन जलाएगा, घर कैसे चलेगा। यही डर धीरे धीरे उनकी हिम्मत को खा जाता है और वो हालात से लड़ने की जगह उन्हें अपना भाग्य मानने लगते हैं। गांव में अब उसकी पहचान बनने लगती है, लेकिन पूरी तरह भरोसा अभी भी नहीं होता। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं, बूढ़े उसे दूर से देखते हैं और औरतें उसके सामने आने से पहले 10 बार सोचती हैं। सबके मन में एक ही बात, ये भी कहीं हमें छोड़कर चले गया तो। क्योंकि उन लोगों ने बहुत देखे हैं ऐसे लोग जो बड़े सपने लेकर आते हैं और थोड़े दिन बाद चुपचाप चले जाते हैं। इसी बीच गांव की राजनीति धीरे धीरे सामने आने लगती है। पंचायत के नेता, जमींदारों के आदमी और वो लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए गांव की जिंदगी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर ज्यादा लोगों के दिल में बस गया तो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। वो बाहर से तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मामला खड़ा हो जाता है। किसी गरीब किसान का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। हालत इतनी खराब कि सांसें भी गिनती की बची हों। घर में चीख पुकार नहीं होती, बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे सब अंदर ही अंदर टूट चुके हों। उसकी माँ बार बार बच्चे के माथे पर हाथ फेरती रहती है, जैसे अपने स्पर्श से ही बुखार उतार देना चाहती हो। बाप एक कोने में बैठा रहता है, आंखें जमीन में गड़ी रहती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रशांत दौड़कर वहां पहुंचता है, मगर उसके पास न सही दवाइयां हैं, न जरूरी उपकरण। वह सब कुछ करता है जो उस वक्त उसके बस में होता है। उसके हाथ कांपते नहीं, लेकिन उसका दिल कांपता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सिर्फ नीयत काफी नहीं होती, सिस्टम भी चाहिए, साधन भी चाहिए। वो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और किसी तरह मामला संभल जाता है। लेकिन प्रशांत के अंदर कुछ टूट जाता है। वो बच्चा किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन प्रशांत के मन में एक भारी सा बोझ बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो हर बार भगवान की तरह नहीं पहुंच सकता। वो अकेला है, कमजोर है और ये व्यवस्था बहुत बड़ी है। उस रात उसे नींद नहीं आती। वो देर तक बाहर बैठाकर आसमान की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि क्या वाकई वो यहाँ कुछ बदल सकता है या बस खुद को धोखा दे रहा है। कमला अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने लगती है। वो उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं रह जाती, बल्कि उसका सहारा बन जाती है। गांव के लोग इस बात को अलग अलग नजर से देखने लगते हैं। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा, और कुछ सिर्फ अफवाहें फैलाने लगते हैं। लेकिन कमला इन बातों से ज्यादा नहीं डरती। वो जानती है कि लोग बोलते रहेंगे, लेकिन सच वो है जो वो अपनी आंखों से देख रही है। कमला भी आसान जिंदगी नहीं जी रही। उसके घर की हालत अच्छी नहीं है और समाज का डर हर वक्त उसके सिर पर बैठा रहता है। फिर भी वो प्रशांत से बात करती है, उसे समझती है और उसे अकेला महसूस नहीं होने देती। उनकी बातें बहुत सरल होती हैं, खेत, बारिश, बीमारी, जिंदगी। मगर उन बातों में एक सच्चाई होती है जो बड़े बड़े भाषणों में नहीं मिलती। एक रात प्रशांत बहुत देर तक बाहर बैठा रहता है। आसमान में तारे दिख रहे होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रहती है। वो सोचता है कि शायद वो गलत जगह आ गया है, या शायद सही जगह, लेकिन गलत वक्त में। उसका मन करता है भाग जाए, वापस शहर चला जाए, आराम की जिंदगी जिए, साफ कमरे हों, सही दवाइयां हों और हर चीज समय से मिले। लेकिन फिर उसे वो बच्चा, वो माँ, वो बूढ़े लोग और कमला का चेहरा याद आता है, और वो वहीं बैठा रहता है, बिना किसी फैसले के, बिना किसी जवाब के। यहीं से दोस्तों,
कहानी का मोड़ थोड़ा गंभीर हो जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि गांव उसे अपनाएगा या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है कि वो खुद इस गांव से भाग पाएगा या नहीं, या फिर धीरे धीरे यही गांव उसकी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। डिस्पेंसरी के बाहर टूटी हुई बोतलें और मिट्टी में मिली दवाइयां प्रशांत के मन में बहुत देर तक घूमती रहती हैं। वो उन्हें चुपचाप उठाता है, साफ करता है, जितना बच सकता है बचाने की कोशिश करता है। कभी वो बोतलों के कांच को हाथ से चुनता है, कभी मिट्टी में सनी पट्टियां उठाता है। मिट्टी उसके हाथों से चिपक जाती है, जैसे गांव की हालात उसके अंदर उतर रही हों। लेकिन असली नुकसान कांच या दवाई का नहीं होता। नुकसान उस भरोसे का होता है जो अब हिलने लगा था। गांव वाले ऊपर से कुछ नहीं कहते, पर उनकी नजरों में सवाल तैरते रहते हैं। कहीं ये सब यूं ही तो नहीं हुआ? कहीं इसकी वजह से तो नहीं? अगले कुछ दिनों तक माहौल अजीब सा रहता है। हवा भी जैसे भारी हो जाती है। लोग पहले की तरह खुलकर नहीं आते। कुछ लोग इलाज के लिए तो आते हैं, पर बातचीत कम कर देते हैं, जल्दी जल्दी दवा लेकर चले जाते हैं। बच्चों की हंसी भी अब थोड़ी धीमी लगने लगती है, जैसे उनके खेल में भी डर घुल गया हो। प्रशांत सब महसूस करता है, लेकिन दिखाता कुछ नहीं। वो जैसे अपने आप से तय कर लेता है कि अब पीछे हटने की जगह नहीं बची। अब या तो उसे टिकना है या फिर टूट जाना है। इधर पंचायत के लोगों की चालें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। वो चौपाल पर बैठकर पान चबाते हुए बहुत चालाकी से बातें फैलाने लगते हैं। शहर वाला डॉक्टर बाहर से आया है, इसे गांव की परंपरा क्या पता, ये हमें हमारे रीति रिवाजों से दूर कर देगा। बातों में जहर बहुत धीरे धीरे घोला जाता है, ताकि लोगों को शक भी ना हो और असर भी हो जाए। कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, कुछ अभी भी चुप रहते हैं, और कुछ बस डर के कारण कुछ नहीं बोलते। कमला अब अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं ये सब प्रशांत को तोड़ न दे। एक शाम वो उसके पास जाती है। उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। बस इतना बोलती है, तुम थक तो नहीं गए हो? इससे एक सवाल में इतनी चिंता होती है, इतनी गहराई होती है कि प्रशांत पल भर को कुछ बोल ही नहीं पाता। वो उसे कहता है कि मैं थका नहीं हूं, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां कैसे टिकूं। कमला हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। खामोशी उनके बीच दीवार नहीं बनती, बल्कि एक रिश्ता बन जाती है। गांव में इसी दौरान एक पुरानी बीमारी फिर से फैलने लगती है। बुखार, खांसी, शरीर टूटना। लोग इसे मौसमी बुखार कहकर टाल देते हैं, पर प्रशांत समझ जाता है कि मामला उतना साधारण नहीं है। वो घर घर जाकर लोगों को समझाने लगता है। कभी गली गली घूमता है, कभी अंधेरे घरों में दिया जलाकर बात करता है। साफ पानी, सफाई, उबला हुआ पानी पीने की बात करता है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ हंस देते हैं। दोस्त, हमारे बाप दादा ऐसे ही जी लिए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बीमारी धीरे धीरे फैलती जाती है। एक के बाद एक घर में लोग पड़ने लगते हैं, खाटें भरने लगती हैं, घरों में सन्नाटा फैलने लगता है। अब गांव को पहली बार समझ आता है कि खतरा असली है। वही लोग जो हंस रहे थे, अब चुपचाप दवा लेने आने लगते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। प्रशांत के सामने अब चेहरे नहीं, जिम्मेदारियां खड़ी होती हैं। दिन रात का फर्क खत्म हो जाता है। कभी आधी रात को कोई दरवाजा पीटता है, कभी सुबह होने से पहले ही कोई आवाज देता है। शरीर थकता है, आंखें जलती हैं, पर मन रुकता नहीं। प्रशांत थकता है, लड़खड़ाता है, पर रुकता नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभरने लगते हैं, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपते। उसका दिल हर धड़कन के साथ कहता है, अभी नहीं रुकना है। इसी भाग दौड़ में उसकी और कमला की मुलाकातें कम हो जाती हैं। दोनों के पास बात करने का समय कम, महसूस करने का समय ज्यादा होता है। जब कभी नजरें मिलती हैं, तो बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। एक नजर में सवाल, एक नजर में भरोसा, एक नजर में इंतजार। इसी बीच गांव में कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। जिस किसान का बेटा पहले बीमार पड़ा था, वही किसान अचानक मर जाता है। लोग कहते हैं बुखार ने ले लिया, कुछ कहते हैं कमजोरी थी इसलिए नहीं बचा, कुछ चुप रहते हैं। लेकिन प्रशांत के मन में सवाल और गहरे हो जाते हैं। उसे पहली बार लगता है कि शायद बीमारी से ज्यादा हालात लोगों को मार रहे हैं। उस किसान के घर का माहौल भारी हो जाता है। दीवारें तक जैसे चुप हो जाती हैं। उसका बेटा जो अभी कुछ दिन पहले मौत से लड़कर लौटा था, अब अपने बाप की लाश के पास चुपचाप बैठा रहता है। कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, सिर्फ खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो आवाज से नहीं,
सन्नाटे से महसूस होता है। प्रशांत दूर से सब देखता है। वो पास जाना चाहता है, पर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ पकड़ लेते हैं। उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, चाहे सच में हो या ना हो। उसका दिल खुद से सवाल करता है, अगर मेरी दवाइयां ज्यादा होती तो, अगर सिस्टम ठीक होता तो, अगर मैं पहले पहुंच गया होता तो। और वहीं उस शाम कमला पहली बार उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। बिना बोले, बिना कुछ कहे, बस एक हल्का सा स्पर्श। ना कोई सवाल, ना कोई बात, सिर्फ साथ होने का एहसास। और उस एक पल में प्रशांत पूरी तरह टूट भी जाता है, और मजबूत भी। यहीं से दोस्तों, कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रह जाती। ये अब दिलों की कहानी बनने लगती है। दोस्तों, अब कहानी और गहराई में उतर जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे नदी का पानी ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर तेज धाराएं चल रही होती हैं। किसान की मौत के बाद पूरा गांव जैसे धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो चीजें सामान्य लगती थीं, अब डराने लगती हैं। हवा में एक बोझ सा तैरने लगता है। लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद करने लगते हैं। बच्चे कम बाहर निकलते हैं। औरतों की फुसफुसाहटें अब ज्यादा देर तक चलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ बोल नहीं रहे, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बस खुलकर नहीं, धीरे धीरे, छुप छुप कर। प्रशांत के भीतर भी एक अजीब सा खालीपन आने लगता है। वो दिन भर लोगों के बीच रहता है, लेकिन अपने अंदर खुद से बात नहीं कर पाता। कभी कभी उसे लगता है कि वो यहाँ अनजान नहीं रहा, अब वो खुद को भी पहचानना छोड़ रहा है। दवाइयां बांटना आसान है, लेकिन लोगों के डर को समझना, उनके मन का अंधेरा हटाना बहुत मुश्किल। अब गांव वालों की निगाहें प्रशांत पर बदलने लगती हैं। कुछ के लिए वो उम्मीद का आखिरी सहारा बन जाता है, तो कुछ के लिए अनजाना खतरा। कोई उसे देखकर मन ही मन दुआ करता है, तो कोई मन ही मन उसे दोषी ठहराता है। अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहता, वो लोगों की बहस का विषय बन जाता है। इसी बीच पंचायत और जमींदारों की तरफ से दबाव और बढ़ने लगता है। अब उनकी बातें सिर्फ कानों तक नहीं रहती, वो छोटे छोटे काम रुकवाने लगते हैं। कभी पानी के मटके गायब हो जाते हैं, कभी क्लिनिक के सामने गोबर फेंक दिया जाता है। सब कुछ इतना चुपचाप होता है कि कोई खुलकर आरोप भी नहीं लगा पाता, लेकिन संदेश साफ होता है, तुम अब हमें पसंद नहीं हो। कमला ये सब देखकर अंदर से कांप जाती है, लेकिन वो डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। वो अब पहले से ज्यादा खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है। कभी वो प्रशांत के लिए पानी का घड़ा रख जाती है, कभी बिना कुछ कहे एक कप चाय सामने रख जाती है। वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन हर छोटी चीज में वो उसका साथ देती है। एक दिन अचानक गांव में एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। पहले हल्की फुहारें पड़ती हैं, गांव खुश होता है। खेतों को पानी मिल जाता है, सूखी मिट्टी सांस लेने लगती है। लेकिन बारिश रुकती नहीं। दिन रात पानी गिरता रहता है। कच्चे घरों की दीवारें गीली होने लगती हैं, छप्पर टपकने लगते हैं, मिट्टी की सड़कें दलदल बन जाती हैं, और इसी बारिश के साथ बीमारी और तेजी से फैलने लगती है। अब हालत ये हो जाती है कि आधा गांव बुखार और ठंड से जूझने लगता है। कहीं बच्चा कांप रहा है, कहीं बूढ़ी औरत खांस रही है, कहीं जवान आदमी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। प्रशांत एक घर से दूसरे घर भागता है, कभी फिसल जाता है, कभी कीचड़ में गिर जाता है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। बारिश की एक रात कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। एक झोपड़ी की छत अचानक गिर जाती है। अंदर एक बूढ़ी औरत और उसका छोटा पोता दब जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे बाहर खड़े हो जाते हैं। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लकड़ियां टूट चुकी होती हैं, छप्पर और मिट्टी का ढेर बन चुका होता है। प्रशांत बिना सोचे अंदर घुस जाता है। मिट्टी उसके हाथों में भर जाती है, बारिश उसके बालों से टपकती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग बाहर से चिल्लाते हैं, मत जाओ अंदर, छत पूरी गिर जाएगी। लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाता है, टूटे हुए बांस हटाता है, और आखिरकार उस बच्चे के हाथ को पकड़ लेता है। लड़का रो रहा होता है, बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी होती है। वो जैसे तैसे दोनों को बाहर निकाल लाता है। उस रात पूरे गांव ने पहली बार उसे सिर्फ शहर वाला डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि अपना इंसान की तरह देखा। बारिश थमती है, लेकिन उसके बाद गांव की हालत और खराब हो जाती है। घर टूट चुके होते हैं, अनाज भीग चुका होता है, कई जगह जल भर जाता है। अब भूख की आहट भी सुनाई देने लगती है। लोग रात को खाली पेट सोने लगते हैं।
प्रशांत पहली बार डर को साफ महसूस करता है, बीमारी से नहीं, बल्कि इस बात से कि अगर हालात यूं ही रहे तो लोग सच में टूट जाएंगे। और इस सब के बीच एक शाम कमला बहुत देर तक अकेली बैठी रहती है। प्रशांत उसके पास जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती, बस आसमान में बादलों को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो धीरे से इतने भर कहती है, अगर तुम भी चले गए तो हम क्या करेंगे। और उस सवाल में डर भी था, और भरोसा भी, और कहीं बहुत गहरा अपनापन भी। तो दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनो। गांव मेरीगंज की कहानी अब धीरे धीरे और गहरी होने लगी थी। डॉक्टर प्रशांत अब पूरी तरह गांव के जीवन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल अब भी उलझा रहता था। कभी उन्हें लगता कि वो सही जगह आ गए हैं, तो कभी मन करता कि सब छोड़कर शहर लौट जाए। पर जैसे जैसे वो गांव के लोगों के दुख दर्द करीब से देखने लगे, उनका मन पिघलता चला गया। कोई बुजुर्ग जो बरसों से बिना दवा के जी रहा था, कोई बच्चा जो बुखार में तपता था, कोई औरत जो चुपचाप अपना दर्द छुपाकर काम करती। ये सब बातें उनके दिल में घर करने लगीं। उसी दौरान लक्ष्मी का स्वभाव और भी गहराई से उभरने लगा। वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी समझदारी और अपनापन था। वो दूसरों की बात बिना बोले समझ जाती थी। जब डॉक्टर थके हारे बैठते, तो वो बिना कुछ कहे पानी रख देती, कभी हल्की सी मुस्कान दे देती। वो मुस्कान दोस्तों सीधा दिल तक उतर जाती थी। डॉक्टर को खुद समझ नहीं आता था कि ये गांव, ये लोग, और खासकर ये लड़की उनके दिल को इतना क्यों छू रहे हैं। गांव में उस समय राजनीति की हवा भी धीरे धीरे तेज होने लगी थी। नेताओं की नजर अब मेरीगंज पर पड़ने लगी थी। कुछ लोग विकास के नाम पर गांव को इस्तेमाल करना चाहते थे, तो कुछ लोग सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत करना। मास्टरनी जो पहले से ही गांव की हालत से दुखी रहती थी, अब खुलकर बोलने लगी। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्हें गांव, समाज और इंसानियत का असली मतलब समझाने लगी। उन्हें लगता था कि अगर आने वाली पीढ़ी नहीं बदली, तो ये मैलापन कभी नहीं धुलेगा। इधर डॉक्टर प्रशांत के मन में भी एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उन्हें शहर की सुविधाएं याद आती थीं, साफ अस्पताल, दवाइयां, मशीनें, आरामदायक जिंदगी। लेकिन फिर सामने किसी बीमार बच्चे की सूनी आंखें आ जातीं और वो सब कुछ भूल जाते। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रह गए थे, वो इस गांव की धड़कन बनने लगे थे। उनकी नींद कम होती जा रही थी, लेकिन मन थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगा था। लक्ष्मी और डॉक्टर के बीच एक अनकही समझ बनती जा रही थी दोस्तों। कोई प्यार का इजहार नहीं, कोई बड़े बड़े वादे नहीं, बस एक खामोश रिश्ता जो शब्दों का मोहताज नहीं था। लक्ष्मी जब खेतों से लौटती, उसके हाथ मिट्टी से सने होते, माथे पर पसीने की बूंदें, और डॉक्टर उसे देखकर यही सोचते, यही तो असली जिंदगी है। उन्हें लगने लगा कि शहर की चकाचौंध के सामने इस गांव की सादगी कहीं ज्यादा सच्ची है। लेकिन हर कहानी में एक सन्नाटा भी आता है दोस्तों। गांव में अचानक एक बीमारी फैलने लगी। लोग डरने लगे, अफवाहें उड़ने लगी। कुछ लोग डॉक्टर पर शक करने लगे कि वो बाहर से बीमारी लाए हैं। ये बात डॉक्टर के दिल को चुभ गई। उन्होंने तो सबके लिए अच्छा ही सोचा था, फिर भी लोग सवाल करने लगे। उस रात वो बहुत देर तक जागते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, और मन ही मन खुद से पूछते रहे, क्या मैं सच में यहाँ का हो पाया हूँ। और यही दोस्तों, ये भाग खत्म करते हैं। अगले हिस्से में बताऊंगा कि बीमारी का असर क्या करता है, गांव के रिश्तों में कैसी दरार पड़ती है, और डॉक्टर का मन किस ओर झुकता है। तो दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सब कुछ थोड़ा भारी भारी लगने लगा था। गांव मेरीगंज में जो बीमारी फैल रही थी, वो अब सिर्फ शरीरों को ही नहीं, रिश्तों को भी बीमार करने लगी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव तैरने लगा था। लोग आपस में खुलकर बात नहीं करते थे, बस आंखों से इशारे होते, होंठों पर फुसफुसाहट रहती, और दिलों में डर पलने लगा था। शक की नजरें चारों तरफ घूमने लगी थीं, और सबसे ज्यादा असर पड़ा डॉक्टर प्रशांत पर। जिन्हें गांव ने कभी उम्मीद की तरह अपनाया था, अब वही लोग उन्हें सवालों की तरह देखने लगे। डॉक्टर के मन में पहली बार बहुत गहरी थकान उतर आई थी। ये सिर्फ शरीर की थकावट नहीं थी, बल्कि आत्मा की थकान थी। वो अक्सर अपनी चारपाई पर चुपचाप बैठे आसमान की तरफ देखते रहते, बिना बोले, बिना कुछ किए। छत के कच्चे टीन में हवा लगती थी तो हल्की सी आवाज होती, और उसी आवाज के साथ उनके मन में यादें भी टकराती थीं। शहर की साफ सड़कें, अस्पताल की सफेद दीवारें, समय पर मिलने वाली दवाइयां, और एक तयशुदा जिंदगी। उन्हें लगने लगा कि शायद वो यहां आकर गलती कर बैठे हैं।
शहर में सब साफ था, नियम था, सिस्टम था। यहाँ तो सब कुछ भावनाओं और डर के भरोसे चलता है। यही बातें उनके दिमाग में बार बार घूमती रहती। पर फिर ही किसी माँ की रोती हुई आवाज, किसी बच्चे का कांपता हुआ शरीर और बूढ़ों की टूटी बिखरी सांसें उन्हें फिर वापस खड़ा कर देती। वो जितना भागना चाहते, उतना ही गांव उन्हें अपने अंदर खींच लेता। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में उनका मन हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। उधर लक्ष्मी का मन भी अजीब कश्मकश में उलझ गया था दोस्तों। वो डॉक्टर पर शक नहीं करती थी, सच में नहीं। लेकिन गांव की औरतों की बातें उसके कानों में रोज झर घोल देती थीं। कोई कहता बाहरी आदमी है, कोई फुसफुसाता इसी की वजह से सब हो रहा है। कोई ये भी कह देता बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, भरोसा मत करना। लक्ष्मी बाहर से शांत रहती, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। उसे डॉक्टर से कुछ कहना था, उन्हें दिलासा देना था, उन्हें यह जताना था कि वह अकेले नहीं है। पर शब्द ही नहीं मिलते थे। कई बार वो डॉक्टर के सामने खड़ी रहती, लेकिन बातचीत अधूरी ही रह जाती। धीरे धीरे गांव जैसे दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक वो जो डॉक्टर के साथ थे, और दूसरे वो जो डर के साथ खड़े थे। ये बंटवारा चुपचाप हो रहा था, बिना ऐलान, बिना लड़ाई, बस नजरों और मौन में। मास्टरनी अब और ज्यादा गुस्से में थीं। उनका गुस्सा बीमारी पर नहीं, लोगों की सोच पर था। वो खुलकर बोलने लगीं, डर से नहीं, समझ से गांव चलता है। वो बच्चों के सामने भी यही बात दोहराती। उन्हें लगता था कि असली बीमारी ये बुखार नहीं, बल्कि लोगों का डर है, जो उन्हें अंधा बना रहा है और धीरे धीरे इंसानियत को खत्म कर रहा है। एक रात गांव में बड़ा सन्नाटा छा गया था। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, और हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट। और उसी सन्नाटे के बीच डॉक्टर एक बहुत बड़े फैसले के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनका मन बार बार यही कहता, अगर मैं रुक गया तो मेरी गंज टूट जाएगा। अगर मैं चला गया तो लोग कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये सोच उनकी नींद छीन चुकी थी, भूख खत्म हो चुकी थी, और जिस्म कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। उसी रात लक्ष्मी चुपचाप डॉक्टर के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। न उसने दरवाजा खटखटाया, न आवाज लगाई। बस खड़ी रही। ठंडी हवा उसके आंचल को हिलाती रही, लेकिन वो हिली नहीं। उसके मन में हजार बातें थीं, डॉक्टर को रोकने की, समझाने की, उनका हाथ पकड़ने की, पर बोल न सकी। डर था, समाज का, लोगों की बातों का, और शायद अपने ही दिल का भी। और डॉक्टर अंदर बैठे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बाहर है, कोई अपना, कोई बहुत अपना। लेकिन वो भी दरवाजा खोल न सके। उनके हाथ दरवाजे की कुंडी तक जाते जाते रुक गए, क्योंकि उन्हें डर था, अगर बोल दिए तो टूट जाएंगे। अगर आंखों में आंखें डाल लीं तो शायद फैसले का साहस ही खत्म हो जाए। दोस्तों, ये वो मोड़ था जहां कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं रही, बल्कि दिलों की हो गई थी। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं थी, ये इंसान के अंदर चलने वाली उस लड़ाई की कहानी थी, जहां उम्मीद और डर आमने सामने खड़े होते हैं। अब आगे आने वाले हिस्से में गांव का एक बड़ा सच सामने आने वाला है। एक पुराना राज खुलेगा, और डॉक्टर को वो फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, अब कह सकते हैं कि मेरी गंज गांव की हवा में सिर्फ धूल नहीं, कुछ पुराने राज भी उड़ने लगे थे। रातें और भारी हो चुकी थीं, जैसे अंधेरा भी अब मन के अंदर उतर आया हो। लोग कम बोलने लगे थे, पर सोच ज्यादा करने लगे थे। हर किसी के मन में कोई ना कोई चुभता हुआ सवाल था, लेकिन कोई सवाल पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि सच सामने आया तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। यही डर सबको चुप रखता था। डॉक्टर प्रशांत अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी। आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें साफ दिखने लगी थीं। वो अब सिर्फ मरीज नहीं देखता था, वो लोगों के मन भी पढ़ने लगा था। उनकी चुप्पी, उनकी झुकी हुई नजरें, उनकी बनावटी मुस्कानें। उसे अब साफ समझ आने लगा था कि बीमारी सिर्फ वायरस या बुखार नहीं है। बीमारी इस गांव की रगों में बैठा हुआ वो डर है, जो पीढ़ियों से बसता आया है। एक दिन अचानक एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो सालों से घर से बाहर नहीं निकलता था, खुद चलकर डॉक्टर के पास आया। उसकी चाल कांपती हुई थी, हाथों में लाठी और आंखों में अजीब सी चमक। वो बैठा, बहुत देर चुप रहा, और फिर धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर बाबू, तुमको असली बीमारी जाननी है? प्रशांत चुप रहा।
उसने सिर हिलाया और फिर वो बूढ़ा आदमी बातों बातों में एक बहुत पुरानी कहानी खोलने लगा। उसने बताया कि इस गांव में बहुत साल पहले भी एक ऐसा ही डॉक्टर आया था, पढ़ा लिखा, साफ दिल वाला, बदलाव लाने वाला। लेकिन उसने भी पंचायत और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गांव में तब ये बात फैलाई गई कि वो पैसे लेकर भाग गया, लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। डॉक्टर प्रशांत के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ आने लगा कि ये गांव सिर्फ पीछे नहीं है, इसे जानबूझकर पीछे रखा गया है। उधर लक्ष्मी भी अंदर ही अंदर बहुत बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ चुप रहने वाली लड़की नहीं रही। उसे अब समझ आने लगा था कि अगर सिर्फ डरती रही तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। एक दिन उसने खुद पंचायत के सामने सवाल पूछ दिया, अगर डॉक्टर गलत हैं तो बीमार जब होते हैं तो उन्हीं के पास क्यों आते हैं सब? उसका ये सवाल छोटे सा था, लेकिन असर बहुत बड़ा था। गांव में कानाफूसी और तेज हो गई। उसे भी अब लोग अलग नजरों से देखने लगे। कोई कहता डॉक्टर के जादू में आ गई है, कोई कहता बिगड़ गई है। पर लक्ष्मी अब अंदर से मजबूत हो चुकी थी। एक शाम अचानक मेरीगंज में एक अजीब अफवाह फैलने लगी, डॉक्टर शहर वापस जा रहा है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, बिना पुष्टि, बिना सच, बस डर के सहारे। कुछ लोग चुपचाप खुश हो गए, कुछ को खराब लगा और कुछ के दिल में खालीपन उतरने लगा। डॉक्टर को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया। उसने कभी किसी से सीधे नहीं कहा था कि वो जा रहा है, लेकिन शायद उसके चेहरे की थकान ही लोगों के लिए जवाब बन चुकी थी। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। वो सोचता रहा, अगर मैं सच में चला गया तो क्या होगा? क्या ये गांव फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा? क्या लोग फिर डर के साथ जीने लगेंगे? और तभी किसी ने धीरे से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। सामने लक्ष्मी खड़ी थी। न कोई रोना, न कोई शिकायत, बस आंखों में सच्चाई। वो बोली, अगर आप भी चले गए तो हम किस पर भरोसा करेंगे? इतना कहकर वो चली गई। कोई जवाब नहीं मांगा, बस सवाल छोड़ गई। डॉक्टर बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। दरवाजा खुला और दिल और ज्यादा खुला हुआ। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ एक इंसान का फैसला पूरी तस्वीर बदल सकता था। गांव सच के बहुत करीब आ चुका था और झूठ बहुत घबरा चुका था। आगे चलकर एक बड़ा खुलासा होगा, टकराव होगा और मेरीगंज की नींव तक हिल जाएगी। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हवा भी भारी लगने लगी थी। मेरीगंज का आसमान जैसे हर रोज थोड़ा और झुकता जा रहा था, जैसे वो भी गांव के बोझ को अपने ऊपर ढो रहा हो। दिन अब सिर्फ रोशनी नहीं लाते थे और रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि हर वक्त लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी तैरती रहती थी। हर इंसान कुछ सोचता था, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि अगर सच जुबान पर आ गया तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। गांव की गलियां अब सिर्फ रास्ते नहीं रहीं, वो लोगों के डर की गवाह बन चुकी थीं। डॉक्टर प्रशांत अब अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। वो सिर्फ दवाइयों से इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं रहा था, वो अब लोगों की आंखों में छुपे दर्द को भी पढ़ने लगा था। उसे अब साफ दिखने लगा था कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है, बल्कि लोगों की आत्मा तक पहुंच चुकी है। वो देखता, कोई चुप है, कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, कोई बेवजह हंस रहा है, और उसे समझ आने लगा कि ये सब डर के अलग अलग चेहरे हैं। उसके मन में अब ये बात गहराई से बैठ चुकी थी कि गांव के हालात सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे सालों से जमी हुई कोई व्यवस्था है, जो लोगों को कमजोर रखकर ही ताकतवर बनी हुई है। इसी बीच दोस्तों, रात के अंधेरे में पंचायत की एक गुप्त बैठक हुई। ढिबरी की मध्यम रोशनी में वो लोग बैठे थे जिनके नाम गांव में इज्जत और डर दोनों से लिए जाते थे। मुखिया, जमींदारों के आदमी और वो पुराने लोग जो हर फैसले के असली मालिक थे। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बीमारी नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो अब सवाल करने लगे थे। कोई धीमी आवाज में बोला कि डॉक्टर बहुत बोलने लगा है, और अब वो लड़की लक्ष्मी भी सवाल करने लगी है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था, क्योंकि जो लोग जागने लगते हैं वही असली खतरा बनते हैं। उधर लक्ष्मी भी धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने लगी थी। जो लड़की पहले सिर्फ चुप रहना जानती थी, अब औरतों के बीच बैठकर बातें करने लगी थी। वो उन्हें समझाने लगी कि अगर डर में जीते रहे तो पूरी जिंदगी डर बन जाएगी। कुछ लड़कियां चुप रहती, कुछ मजाक में उड़ा देती,
लेकिन कुछ की आंखों में पहली बार चमक दिखाई देने लगी थी। सवालों की, हिम्मत की और बदलते भविष्य की हल्की सी उम्मीद की। और तभी दोस्तों, एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। पास के टोले में एक छोटा बच्चा तेज बुखार से मर गया। जब खबर डॉक्टर प्रशांत तक पहुंची, तो वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। रास्ता लंबा था, सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। लेकिन जब वो पहुंचा, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की चीख किसी फिल्मी दृश्य जैसी नहीं थी। वो अंदर तक तोड़ देने वाली खामोश चीख थी, जिसमें आवाज कम और टूटन ज्यादा थी। वो बस अपने बच्चे को देखती रही, आंचल से उसका माथा सहलाती रही, जैसे उसे फिर से जगा देगी। डॉक्टर वहीं जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसे खुद से नफरत सी होने लगी। उसे लगा कि वो हार गया है, कि उसकी सारी पढ़ाई, उसकी मेहनत, उसके सपने सब बेकार हैं। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। किसी की आंख में आंसू थे, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी की नजर में सिर्फ मौका। और तभी किसी ने वो शब्द कह दिए जिनसे माहौल बदल गया। अगर ये डॉक्टर इतना ही बड़ा है, तो बच्चा क्यों मर गया? ये बात तीर की तरह सीधी दिल में लगी, और बाकी लोगों के मन में भी वही सवाल धीरे धीरे घर करने लगा। जो लोग कल तक डॉक्टर के पास खड़े थे, अब चुप हो गए। जो दूर रहते थे वो करीब आ गए और सवाल पूछने लगे। दर्द धीरे धीरे आरोप में बदल गया, और सहानुभूति की जगह शक ने ले ली। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस माँ के पास गया और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गया। उसके पास कोई सफाई नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। उसके पास सिर्फ एक भारी सा मौन था, जो उसकी हार को, उसके दर्द को और उसकी मजबूरी को सबके सामने खुलकर रख रहा था। उस रात मेरीगंज नहीं सोया दोस्तों। हर घर में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर तूफान चल रहा था। और डॉक्टर भी नहीं सोया। वो बाहर बैठा रहा, सूखी जमीन को घूरता रहा, जैसे उस मिट्टी से कोई जवाब मांग रहा हो। उसे पहली बार सच में लगा कि शायद वो गलत जगह आ गया है। शायद ये लड़ाई उसके बस की नहीं। शायद सिस्टम सच में बहुत बड़ा है, और एक आदमी का सपना बस सपना ही रह जाता है। उसी गहरे अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई आने वाला तूफान बहुत करीब हो। पेड़ों की टहनियां हल्के हल्के हिल रही थीं, और उसका दिल भी उसी ताल में कांप सा रहा था। उसे लगा कि अब जो होने वाला है, वो सिर्फ चुपचाप नहीं होगा। अब टकराव होगा, खुली लड़ाई होगी, और गांव की पुरानी दीवारें हिलेंगी। और यहीं दोस्तों, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी, जहां अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि सच और झूठ की सीधी लड़ाई होने वाली थी। दोस्तों, अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी होती है। मेरीगंज अब वही पुराना गांव नहीं रह जाता, जैसा शुरुआत में था। बाहर की दुनिया की हवा, राजनीति, लालच, विकास के नाम पर हो रही खींचतान, सब कुछ गांव के अंदर तक घुस चुका होता है। जो लोग कभी सीधे साधे थे, अब उनके मन में भी सवाल, शक और डर बैठ चुका होता है। गांव का अपनापन धीरे धीरे टूटता हुआ दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की एक हल्की सी लौ अभी भी बची रहती है। डॉक्टर प्रशांत भी ये समझ चुका होता है कि गांव को बदलना आसान नहीं है, लेकिन छोड़ देना भी सही नहीं होगा। गांव में अब संघर्ष सिर्फ बीमारी और इलाज तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि इंसानियत और स्वार्थ के बीच की लड़ाई बन जाता है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गांव की जमीन, गरीबों की मजबूरी और सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अभी हार नहीं मानते। लक्ष्मी, बावन दास और कई साधारण ग्रामीण अपने तरीके से हालात से लड़ने की कोशिश करते हैं। भले ही उनके पास ताकत कम होती है, लेकिन इरादा अब भी जिंदा रहता है। प्रशांत के मन में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होता है। जब वो गांव आया था, तब वो शहर का पढ़ा लिखा डॉक्टर था, जिसके लिए ये बस एक पोस्टिंग थी। लेकिन अब इस मिट्टी से उसका रिश्ता बन चुका होता है। वो ये भी देख चुका होता है कि सिर्फ दवाई देने से बीमारी नहीं जाती, बल्कि सोच बदलनी पड़ती है, सिस्टम बदलना पड़ता है। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है, बल्कि पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो सकता है, अगर उन्हें सही दिशा मिले। गांव में एक दौर ऐसा आता है जब लगता है सब कुछ बिखर जाएगा। लोगों का भरोसा टूटता हुआ, आपसी रिश्ते कमजोर पड़ते हुए, और हर तरफ निराशा की हवा चलती हुई लगती है। लेकिन इन्हीं अंधेरे पलों में कुछ छोटे छोटे दीप जलते हैं। कोई किसी भूखे बच्चे को खाना दे देता है,
कोई बीमार बूढ़े का सहारा बन जाता है, कोई झूठ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही छोटे पल गांव की असली ताकत बनते हैं, जो यह बतलाते हैं कि इंसान अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहानी के आखिर में मैरेगंज एक ही तरह का नहीं रह जाता। वो अब विरोधाभासों का गांव बन चुका होता है। कहीं दर्द है, कहीं उम्मीद है, कहीं हार है, कहीं लड़ने का जज्बा है। यही इस पूरी कहानी का असली सच बनकर सामने आता है। जीवन एकदम साफ और सरल नहीं होता। वो उलझनों, तकलीफों और छोटे छोटे सुखों से मिलकर बनता है। गांव भी बिल्कुल इंसान की तरह होता है, टूटा फूटा, थका हारा, लेकिन फिर भी जिंदा। आखिर में दोस्तों, मैला आंचल हमें यही सिखाकर छोड़ जाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। लालच और इंसानियत के बीच, डर और हिम्मत के बीच, अकेलेपन और साथ के बीच। मेरीगंज भले ही एक कहानी का गांव हो, लेकिन उसमें हम सबकी झलक साफ दिखती है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर दिल में रह जाता है। एक सवाल बनकर, एक सीख बनकर, कि क्या हम भी कभी अपने आसपास की मैला होती हुई जिंदगी को साफ करने की कोशिश करेंगे या नहीं। अगर चाहो तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके एहसास शायद आपके दिल में थोड़ी देर और रहेंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, ताकि हमें समझ आ सके कि आप ऐसे ही कंटेंट पसंद करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां, उपन्यासों की आसान भाषा में, सारांश और फिल्मों जैसी महसूस होने वाली स्टोरी टेलिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, एहसास भी शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए दोस्तों, कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं।